दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिस हस्ती से रूबरू हो रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, वो पेशे से तो वकील है, एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस के तहत तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसमें भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां वो निभाते हैं। लेकिन उनका जो वजूद है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो खासतौर पे अम्बेडकरवादी विचारों से बना हुआ है और उसी विचारधारा को लेकर वो कार्यरत भी रहते हैं। तो आज वो हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले मैं एडवोकेट किशोर कामले सर जी, आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस मुलाकात को प्रारंभ करने से पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने बहुत काम किया है समाज के लिए, तो उस काम को आपने कैसे किया है ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। फिर हम जो विषय पर बात करेंगे वो बाबा साहब के संदर्भ में होगा। नमस्कार, जय भीम। मैं त्रिवेज मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस विचार गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया है। और मैं एडवोकेट हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और ख़ास करके जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो मैटर होता है, फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होता है लोगों के, तो जहाँ जहाँ वायलेशन होता है उन लोगों को मैं न्याय दिलाने के लिए हमारे VIPJP वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, उस संस्था के माध्यम से मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आपका व्यक्तित्व जो जाना जाता है, पहचाना जाता है, आमतौर पे आप सभा सम्मेलनों में, समाज में जो कार्यरत है, वो खासतौर पे आप जो विचारों को रखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इस देश के निर्माण में उनका काफ़ी सहयोग है, और सहयोग ही नहीं बल्कि इस देश को राष्ट्र बनाने में जो चीज़ें, किसी भी संस्थान का निर्माण अगर हुआ हो तो उसका श्रेय मुख्य तौर पर बाबा साहब को जाता है। तो इसके तहत आप बाबा साहब का सबसे पहला ऐसा राष्ट्र निर्माण का कौन सा अंग है कि जो आप बहुत पहले कहना चाहोगे? आपने बहुत एक जटिल प्रश्न ही नहीं, एक बहुत अच्छा अहम एक विषय हमारे सामने रखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग संविधान के निर्माता और संविधान के निर्माता यानी राष्ट्र निर्माता के एक दृष्टिकोण से उनके ऊपर देखना चाहिए और बाबा साहब की भूमिका इस राष्ट्र निर्माण में क्या रही है, उस पहलुओं को हम जब बाबा साहब को देखते हैं, उनके पूरे उनकी पूरी जो मोमेंट है, उस मोमेंट को हम देखते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कार्य किया है इस भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसको हम लोग एक आइसोलेशन में न देखते हुए हम देखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस राष्ट्र निर्माण करने में जो सहभाग लिया है, भारत को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो मूवमेंट चली है, उसमें बाबा साहब का क्या रोल रहा है, उसको हमने देखना बहुत ज़रूरी है। और जब बाबा साहब का ये पूरी मोमेंट को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब ने डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोसिस करता है और उसकी मेडिसिन उसको देता है। तो बाबा साहब ने इस भारतवर्ष में, इस भारत देश को, जो भारत कई सालों से अंग्रेजों की गुलामगिरी रहा, उसके बाद में पाश्चात्य देशों से और भी मुस्लिम राष्ट्र आए और इनमें सारे गुलामगिरी में जो भारतवर्ष रहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब ने इसका निदान किया है। उसको देखा है कि बाबा साहब ने देखा भारतवर्ष में ऐसी क्या कमियां रही है जो भारतवर्ष गुलामगिरी में जाते रहा है। तो बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पे ओनली 15% लोग यह अपने हाथ में पूरा राजकीय सत्ता, सामाजिक सत्ता और फाइनेंशियल कब्जा किया हुआ है और भारत में 85% लोग ये पिछड़े हुए हैं। तो इस देश में जब 85% लोग जब पिछड़े हुए हैं तो ये राष्ट्र मजबूत कैसे हो सकता है? तो बाबा साहब ने इन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा लाने के लिए एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। उस समय भारत को इंडिपेंडेंस देने के लिए 3 स्टेजेस में मूवमेंट चला। एक नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उस समय, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई चली वो नॉन वायलेंस लड़ाई चली, वो स्वतंत्रता आंदोलन में इस भारत देश को इंडिपेंडेंस लाने के लिए। तो गांधी जी का आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन रहा, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए रहा है। और उस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए 2 टाइप के आंदोलन रहे। एक तो वायलेंस वे में, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी फौज निर्माण किया, उसमें साथ में भगत सिंह जैसे कोई शहीद जो हुए हैं, उन्होंने एक वायलेंस वे में अंग्रेजों पे अटैक किया। दूसरा, गांधी जी ने
एक नॉन वायलेंस वे में अपना सत्याग्रह किया। तो बाबा साहब इसी मोमेंट में जब रहे तो बाबा साहब ने देखा कि भारत को इंडिपेंडेंस चाहिए, तो नॉट ओनली पॉलिटिकल, हमें समग्र मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसमें सामाजिक गुलामगिरी बड़े तौर पे थी। तो इस सामाजिक गुलामगिरी को भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने उस मोमेंट में उस पोर्शन को संभाला और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बाबा साहब शरीक हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ में फाइट किया एक प्रिंसिपल तत्व पे, और उन्होंने गोलमेज परिषद हो गई, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज बाबा साहब ने रखा कि भारत के इकोनॉमिक पे ब्रिटिशर्स कैसे अटैक कर रहे हैं, तो वो चीज़ उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ में लिखा है। उस समय अंग्रेजों ने उनको इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक भाग करके उन्होंने देखा है। तो बाबा साहब ने इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत देश होना चाहिए, और बाबा साहब की जो भी मूवमेंट रही है उसको हम लोग देखते हैं तो उसको देखता है कि बाबा साहब ने सेंट्रलाइज पॉइंट रखा था कि भारत एक इस पूरे कंट्री में एक इंडिपेंडेंट स्ट्रांग नेशन तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बाबा ये भारत देश फिर से गुलामगिरी में न जाए, इसलिए बाबा साहब की ये मूवमेंट चलती रही है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब का जो जिक्र हुआ कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब ने जो सारी चीज़ें की, सामाजिक तो उनका फिलोसॉफिकल और कार्यक्रमों का रहा, जैसे आपने रिजर्व बैंक के निर्माण में उन्होंने अपना सहयोग दिया, यहाँ के भाखरा नानगल जैसे बड़े बड़े डैम को निर्माण करने में उनका सहयोग रहा, यहाँ की कृषि नीति या कृषि के संदर्भ में जो भी बात रही वो उसमें से लेबर मूवमेंट रही, हाँ लेबर मूवमेंट रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं बाबा साहब ने अपने पूरे जीवित काल में की और इस देश को निर्माण करने में उनका अपना सहयोग दिया। लेकिन आज जो अम्बेडकराइट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो इन सारे क्षेत्रों में हमें नजर नहीं आती, वो केवल सिमट चुकी है केवल राजनीति में, और उस राजनीति को ही अम्बेडकराइट मूवमेंट का नाम दिया जाता है। क्या इसको लेकर बाबा साहब ने जो अन्य क्षेत्रों में जो काम किया है और सबसे ज्यादा राष्ट्र को निर्माण किया है, तो इन क्षेत्रों को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, या अब अम्बेडकरवादी आंदोलन इसको कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये कोई हमें दिखाई दे रहा है क्या? इसमें डॉक्टर बाबा साहब के मूवमेंट को या उनकी जितनी भी कार्य प्रणाली रही है, जैसे आपने सही कहा है कि बाबा साहब ने कृषि क्षेत्र में जो काम किया है, लेबर क्षेत्र में जो काम किया है, इसमें हिंदू कोड बिल भी आता है, तो बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो काम किया है। और बाबा साहब ने आखिर में एक बहुत बड़ी जो उस समय की सामाजिक और राजकीय जो कंडीशन थी बाबा साहब, उस समय हम देखते हैं कि उस समय डाइवर्सिटी थी हमारे कंट्री में, अभी भी है, पहले भी थी, विभिन्न जाति धर्म भाषा लिंग भेद ये सारी चीज़ें थी, इवन मेल और फीमेल में भी डिफरेंशिएट था। तो बाबा साहब ने देखा है कि इस सारे चीज़ को राष्ट्र निर्माण कैसा होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और रोड बांधने से सुंदर राष्ट्र बनता नहीं है। तो वहाँ की जो सिटीजन्स है वो सारे सिटीजन एक इंडियन करके रहे। बाबा साहब कहते थे कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, लास्ट में भारतीय हूँ। तो बाबा साहब ने इस स्लोगन को लेके काम किया है, और बाबा साहब ने ये सब काम करने के लिए भारतीय संविधान की निर्मित की है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब का योगदान इस भारत देश में क्या रहा है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान का नाम आता है। यदि भारतीय संविधान नहीं होता तो आज भारत कहाँ रहता? आज भारत जो इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान भी हुआ, भारत भी हुआ, इसके पहले दूसरे महायुद्ध के बाद में और भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए हैं, मगर इस सारे में भारत देश अभी भी टिका हुआ है। तो इसका सारा श्रेय भारतीय संविधान में जाता है। इसलिए बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग का भारत देश नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया में 100% सिटीजन्स आना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ राज्य कारोबार में आना चाहिए, प्रशासन में 100% लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उच्च वर्णीय लोग हैं, सारे का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब ने इस सेंटर कोर को आगे लगते हुए भारतीय संविधान की निर्मित की है, और आज भी भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें हर एक व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये बाबा साहब का बड़ा योगदान रहा है इस मूवमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब की जो मूवमेंट है अभी, उसमें मैं और एक भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को बहुत सारे लोग देखते हैं कि बाबा साहब के तरफ देखने का नज़रिया, इवन बाबा साहब के कम्युनिटी के जो पहले वंचित समाज के लोग थे, तो वो बाबा साहब को दलित के कैवारी मतलब दलितों के नेता मानते थे। तो दूसरे समाज के लोग भी समझते थे कि बाबा साहब ने दलित लोगों के लिए ही काम किया है। बाबा साहब क्योंकि दलित एक वंचित समाज था जो बहुत ही गुलामगिरी
से 72 जिंदगी जी रहा था। जैसे शरीर का कोई भाग अपंग हो गया तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा साहब ने उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया है और समग्र भारत के हर एक नागरिकों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और इसलिए बाबा साहब को हम देखते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता के स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। ये नज़रिया हमने चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये समाज, भारतीय समाज का जो नज़रिया बन गया है बाबा साहब की ओर देखने का, कि ये जो नज़रिया बना है, क्या ऐसा माना जाता है कि किसी भी समाज में उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का एक प्रभाव होता है, तो ये नज़रिया भारतीय समाज में बनाया किसने? कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग है जो ये नजरिया बनाया कि बाबा साहब केवल दलितों के उद्धारक है या दलित समाज के? तो ये जो नजरिया पनप गया है, इसमें क्या किसकी गलती रही या किसने ये नजरिया मर दिया है? देखो, हमेशा कोई भी वर्ल्ड में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं तो हमेशा रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन होते रहते हैं। एक पर्टिकुलर समाज के लोग हमेशा चाहते हैं कि वही राज्य सत्ता में बैठे रहे और उसके ऊपर दूसरा कोई आए नहीं है। तो बाबा साहब ने जो समग्र लोगों के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट रखा है, और ये भारत देश सभी लोगों का है और 1 वोट 1 वैल्यू सबको है, तो इसलिए सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है बाबा साहब का, ये पर्टिकुलर समाज के किसी उच्च वर्णीय लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ और उन्होंने ये ऐसा अपने किताबों में और कई जगह में बाबा साहब के इमेज को डैमेज करने की कोशिश की। उस समय वंचित समाज के लोग पढ़ लिख के जब ऊपर आए हैं तो वो बाबा साहब को जैसे जैसे पढ़ने लगे तो बाबा साहब का जो इमेज है, वो रियल इमेज बाबा साहब क्या थे वो लोगों को समझ में आने लगा और बाबा साहब का व्यक्तिमत्व को वो इंटरप्रिटेशन करने लगा। और आज के इसमें जो पुराने लोग थे, दलित वंचित लोगों के जो लिखे पढ़े लोग हो गए, वो भी उनका भी नज़रिया पहले यही रहा कि ये सिर्फ वंचित लोगों के SC ST कम्युनिटी के लिए ही नेता है। मगर जब बाबा साहब को डिटेल में पढ़ने लगे तो ये पता चला कि बाबा साहब ने तो पूरे राष्ट्र निर्माण में काम किया है, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए काम नहीं किया है। जो आपने पहले ही कहा है कि बाबा साहब नेहरू के मंत्रिमंडल में जब मंत्री बने हैं, उस मंत्रिमंडल में होते हुए उसने भाखड़ा डैम जैसे कई प्रोजेक्ट उन्होंने किया है ना। बाबा साहब के मूवमेंट में उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया है, लेबर कम्युनिटी में काम किया है। ये बाबा साहब के मूवमेंट में अपने को देखता है। आपको अभी क्या लग रहा कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो सही मायने में किस क्षेत्र में कार्यरत अगर समाज हुआ तो वो सही मायने में वो सशक्त होगी? क्या नजरिया है आपका इस संदर्भ में? हमने तो पहले जो भी लोग हैं बाबा साहब के जो SC ST कम्युनिटी से जो बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पे गए हैं, मंत्री लोग बने हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब का जो सेंट्रलाइज पॉइंट काम करने का था, सेंटर में बाबा साहब का ह्यूमन बीइंग था, एक भारतीय नागरिक था और उस नागरिक के लिए और देश के लिए जो कुछ करना था वो बाबा साहब ने पूरे समग्र मूवमेंट में किया है। और उसी लाइन को देखते हुए यदि हमारे इंटेलेक्चुअल लोग बाबा साहब को इंटरप्रेट करने लगे, बाबा साहब के मूवमेंट को राष्ट्र निर्मित के लाइन में देखने लगे, तो बाबा साहब का इमेज और भी क्लियर होते रहेगा। और जैसे क्लाउड क्लियर होते रहते हैं तो चांद ठीक से दिखता है, सूरज अपनी रोशनी इस धरती पे बराबर डालता है, तो जो क्लाउड्स है वो क्लाउड अलग करने का काम इंटेलेक्चुअल लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल। लेकिन ये क्लाउड इंटेलेक्चुअल लोग अगर करना भी चाहे कि उसका विभाजन करना चाहे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि सही जो भी कुछ है कि राजनीति में, जैसे बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता ये सभी चाबियों की सभी तालों की चाबी होती है, तो ये जो संदर्भ है लोगों के दिलो दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा बैठा। तो क्या आज राजनीतिक संदर्भ में जो मूवमेंट अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रही है तो वो चली रहे और उसके बावजूद अन्य संगठनों का भी काम होता रहे? सबसे अहम रोल क्या होना चाहिए आंदोलन का? या तो बाबा साहब ने एक स्लोगन किया था कि हमें शासन करती जमात होना चाहिए। तो शासन ये 3 टाइप के होता है। एक होता है शासन यानी जो मंत्री संतरी पॉलिटिकल लोग रहते हैं, और प्रशासन होता है जो ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो प्रशासन हो गया है। तो प्रशासन में कैसे जा सकते हैं कि एजुकेशन होगा, IAS की एग्ज़ाम होगी, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, GM बनोगे, तो प्रशासन हो गया। उसके बाद में जुडिशरी होती है। तो जुडिशरी में बाबा साहब ने एक बहुत बड़े जुरिस्ट थे वो, और उन्होंने उनकी न्याय प्रणाली कोर्ट में जो प्रेजेंटेशन किया, उस सारे चीज़ में जाना चाहिए और राजनीतिक में भी जाना चाहिए। मगर राजनीतिक में डॉक्टर बाबा साहब भी गए, जब बाबा साहब की इतना मेजॉरिटी नहीं थी फिर भी मंत्रिमंडल में गए
नेहरू के मंत्रिमंडल में, मगर जाने के बाद उन्होंने कंट्री यानी भारत देश जो उनको सशक्त बनाना है वो ऑब्जेक्ट नहीं भूले और उन्होंने उस ऑब्जेक्ट के साथ में काम किया है बाबा साहब ने। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी जिस कांग्रेस में गए थे उस समय, तो बाबा साहब ने कहा था कि इज ए बर्निंग हाउस, कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि मैं ऐसा पत्थर हूँ नदी का कि मैं नदी के प्रवाह, जो नदी का पानी बहता है उस पानी के बहाव में मैं बहते नहीं जाऊंगा, तो मैं पानी का जो डायरेक्शन है, प्रवाह है, उसको मैं चेंज करूंगा। तो बाबा साहब ने काम करते समय वो कांग्रेस के विचारधारा में बहते नहीं गए, तो कांग्रेस को अपने विचारधारा में देश के यूनिफाइड देश के लिए, भारत के लिए जो क्या उपयुक्त है वो विचारधारा बाबा साहब ने दिया और लास्ट तक वो अपने विचारधारा में काम करते रहे। उदाहरणार्थ आप हिंदू कोड बिल लीजिए, इस हिंदू बोर्ड के लिए नेहरू को उन्होंने कन्विंस किया था। नेहरू भी बोल रहा था कि मैं हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास करूंगा, मगर उस समय कांग्रेस में बहुत सारे मनुवादी लोग की भरना बहुत ज़्यादा था और उन्होंने नेहरू को भी नहीं करने दिया। मगर बाबा साहब ने देखा है कि मैं जब नहीं कर सकता हूँ तो मंत्रिमंडल में रह के मुझे क्या फ़ायदा, तो इसलिए बाबा साहब ने रिज़ाइन भी किया था। तो ये हमारे जो आज के नेता लोग हैं जो कांग्रेस में या बीजेपी में गए हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब के फिलॉसफी को, जो फिलॉसफी भारत के सभी जनता को, भारत को, राष्ट्र के हर एक मेंबर को स्ट्रांग करने की जो बात थी, उस पर अड़े रहना चाहिए, न कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा में बहते जाना चाहिए। तो ये चीज़ रोकना चाहिए। हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी जो आज राज्यसभा में जाते हैं, वो राज्यसभा में जाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते, खासदार बनते, उन्होंने बाबा साहब के विचारों को पार्लियामेंट फ्लोर में जनता की आवाज़ करके रखना चाहिए, वो हमें नहीं दिखता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि आप अम्बेडकराइट मूवमेंट के एक अनुभवी विचारवंत भी हो, कार्यकर्ता भी हो, नेता तो मैं फिलहाल नहीं कहूँगा लेकिन जो युवा है, युवा अम्बेडकराइट आंदोलन या अम्बेडकराइट मूवमेंट को कैसा देखे और क्या करे, इसके संदर्भ में आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि क्राइसिस डेवलप द लीडरशिप। जब भी कोई ऐसी संकट आती है उसमें एक लीडरशिप डेवलप होती है। तो आज हमें एक क्राइसिस डेवलप हो रही है, युवाओं ने देखना चाहिए। अभी देखो श्रीलंका में जो विरोध हुआ, बांग्लादेश में विरोध हुआ है, वो किसी नेता ने नहीं किया, तो जनता ने किया। जनता में जो युवा वर्ग थे उन्होंने वो देखा है कि इस हमारे देश को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाना है, तो हमें प्रस्तापित जो राज्य सरकार है उसके विरोध में उठना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा टोकना चाहूँगा कि आपने जो उदाहरण दिया अभी श्रीलंका जो है, तो वहाँ के युवा ने जरूर बदलाव किया, लेकिन हो गया ऐसा कि श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र जो दुनिया के नक्शे में था, आज वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र भी बन गया है। तो क्या वहाँ के युवाओं ने उसको सही दिशा में ले गए हैं, ऐसा कहना चाहोगे आप? नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे युवा है ना, युवा क्या करता है, वो अपने शॉर्ट गेंद के लिए उत्तेजित होता है। अभी युवा का, भारत देश में युवाओं का इशू क्या है? युवाओं का इशू है रोजगार का इशू है। आज ग्रेजुएशन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो उसको जो प्राइवेटाइजेशन के काम है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो उनको 1 लाख रुपए पगार मिलना चाहिए वहाँ पे उसको 25,000 तनख्वाह मिलती है, तो उसका एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वो जो पब्लिक सेक्टर बाबा साहब की संकल्पना थी कि भारत का जितना भी बड़े बड़े उद्योग है, वो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरणार्थ ONGC एक पब्लिक सेक्टर है, ऑयल कंपनी एक सेक्टर है। उस ऑयल कंपनी सेक्टर का आज का प्रॉफिट 45,000 करोड़ है। यदि ये 45,000 करोड़ में से भारत सरकार का जिसमें 85% शेयर है, तो वो नियर अबाउट मोटे मोटे तौर पे 40,000 करोड़ भारत को मिलता है। यदि ये कंपनी प्राइवेट में जाएगी तो वो कंपनी क्या करेगी, भारत सरकार को सिर्फ टैक्स देगी। तो टैक्स कितना देगी? 5,000 करोड़ देगी। तो उसमें भारत का नुकसान हो गया 35,000 करोड़ का, और उसमें जो रोजगार उत्पन्न होते हैं वो हो गए नहीं है। तो ये एक स्केर्सिटी हमारे डेवलप हो गई है, और ये भारत के युवाओं को जो उनका जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो गया भारत में, भारत का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हुआ यानी क्या हो गया कि बहुत सारे इंजीनियर बने, बहुत सारे इकोनॉमिक्स बने। वो रिसोर्सेज को भारत उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है,
इसलिए सारा रिसोर्सेज फॉरेन कंट्री चले जाता है और फॉरेन कंट्री जाके उस देश की सेवा करता है और वहाँ वो जो इन्वेंशन करते हैं, सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन हो गया और कुछ इन्वेंशन होता, तो भारत बाद में उनसे खरीदता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हम डेवलप करते हैं और इसका यूटिलाइजेशन अदर कंट्री करती है। तो ये भारत देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या होम मिनिस्टर है, इन लोगों ने इस चीज़ को देखना चाहिए और युवा ने भी इसको समझना चाहिए और उसके लिए युवा ने इस चीज़ को बाबा साहब के विचारों को ठीक से पढ़ना चाहिए और इंटेलेक्चुअल लोगों ने उनको समझाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन यदि रहा तो वो एक अच्छा डायरेक्शन युवा लोगों को मिलेगा और वो सही दिशा में भारत एक अच्छा मजबूत राष्ट्र बनने में उनका सहयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवा को कॉम्बिनेशन और कम्युनिकेशन ये सही डायरेक्शन में ले जाएगा और राष्ट्र को नए तौर से एक मजबूत राष्ट्र जो इकोनॉमी से लेकर हर क्षेत्र में मजबूत रहेगा, ये खड़ा करने में यहाँ के युवाओं का एक अहम अंग होगा। एडवोकेट किशोर कामले सर जी से हम तो फिर बात करते रहेंगे अनेक विषयों पर जो कि सामाजिक होते हैं, लीगल इश्यूज भी होते हैं, उन पर बात करेंगे। आज उन्होंने विस्तार से हमारे सामने कुछ इश्यू रखे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण और उस संदर्भ में आज के समाज और युवा ने क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने थ्री वेज मीडिया को आपका अमूल्य समय। थैंक यू, धन्यवाद, थँक यू। मित्र हो, गेली 12 वर्षे थ्री वेज मीडिया तटस्थ पत्रकारितेचा आणि खास करून फुले शाहू आंबेडकर विचारांना घेऊन सातत्यानं आपली पत्रकारिता करत आहे। पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे साधनांची एक मुबलकता लागते, परंतु तरीही 12 वर्ष आम्ही हे चालवलेलं आहे। आता तटस्थ पत्रकारितेसाठी निश्चितपणे आपल्या मदतीची गरज आहे आणि ही मदत करण्यासाठी आपण आपल्या यथाशक्तीप्रमाणे आमच्या ह्या स्कॅन कोडवर स्कॅन करून आपली मदत देऊ शकता। आपल्या यथाशक्तीप्रमाणे थ्री वेज मीडियाच्या एका दमदार वाटचालीसाठी आणि तटस्थ पत्रकारितेच्या वाटचालीसाठी आपलं हे योगदान आवश्यक आहे। धन्यवाद।